नमस्कार, जन टीवी के उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। शुभ मुहूर्त में खोले गए बद्रीनाथ धाम के कपाट, सीएम धामी रहे मौजूद। पहले दिन हजारों श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। सीएम धामी ने की बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पदों की घोषणा। कांग्रेस का आरोप, चारधाम यात्रा से ही पहले होना था ऐलान। हरिद्वार में नाबालिग से वकील समेत 2 ने किया गैंगरेप, धर्म परिवर्तन का भी बनाया दबाव। दोनों आरोपी तनवीर और नाजिम गिरफ्तार। खनन माफियाओं ने वन विभाग की टीम पर किया हमला, फिल्मी स्टाइल में पकड़े गए डंपर को छुड़ाने की कोशिश, आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज। और नीला पानी क्षेत्र के इस दुर्गम चोटी पर एसडीआरएफ टीम का सफल आरोहण, 6054 मीटर ऊंची चोटी को किया फतेह, दिखा साहस, अनुशासन और समर्पण। और अब खबरों को जानेंगे विस्तार से। उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित बद्रीनाथ धाम के कपाट आखिरकार खुल ही गए हैं। पहले ही दिन हजारों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचे। पारंपरिक वाद्य यंत्रों की धुनों के बीच बद्री विशाल के कपाट खोले गए हैं। इस दौरान सीएम धामी भी बद्रीनाथ धाम में मौजूद रहे हैं। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति यानी कि बीकेटीसी के अधिकारियों ने बताया कि 11,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर स्थित मंदिर के कपाट शुभ मुहूर्त में सुबह 7 बजे खोल दिए गए थे। बद्रीनाथ में विकास कार्यों के बारे में बात करते हुए सीएम धामी ने कहा कि पीएम मोदी के द्वारा बनाए गए बद्रीनाथ मास्टर प्लान के तहत यहां विकास कार्य हुए। आने वाले समय में बद्रीनाथ धाम में और भी आगे विकास कार्य होते रहेंगे। आज बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलते ही चारों धामों के कपाट खुल गए हैं और चारधाम यात्रा विधिवत रूप से प्रारंभ हो गई है। मैं सभी तीर्थ यात्रियों के मंगल के लिए उनकी मनोकामना भगवान पूर्ण करें। भगवान बद्री विशाल से हमारे सभी धामों से प्रार्थना करता हूं कि भगवान उनकी यात्रा को निर्बाध रूप से बिना किसी परेशानी के, बिना किसी बाधा के संपन्न करें। और पिछले सालों में जो बद्रीनाथ का मास्टर प्लान आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यहाँ पर उस पर काम प्रारंभ हुआ है। बहुत तेजी से काम चल रहा है। आने वाले समय में बद्रीनाथ धाम हमारा जो है भव्य और दिव्य और बनेगा, एक नए स्वरूप का आकार लेगा। इसके साथ ही केदारनाथ जी में मास्टर प्लान नवनिर्माण, पुनर्निर्माण, जो आपदा के बाद वहाँ का पूरा परिसर क्षतिग्रस्त हो गया था, वह भी 2000 करोड़ रुपए की धनराशि से बन रहा है। वहाँ आस्था पथ बन रहा है, तीर्थ पुरोहितों के आवास बन रहे हैं, ध्यान गुफा बन रही है। बीती देर शाम बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति यानी कि बीकेटीसी के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पदों के लिए मुख्यमंत्री धामी ने नामों की घोषणा कर दी है, जिसमें अध्यक्ष के तौर पर हेमंत द्विवेदी का नाम, जबकि अन्य उपाध्यक्ष भी घोषित किए गए हैं। अपनी नियुक्ति को लेकर बीकेटीसी के नवनियुक्त अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री धामी का धन्यवाद दिया है और वरिष्ठ पदाधिकारी का आभार जताया है। साथ ही भरोसा दिया कि बीकेटीसी की अहम जिम्मेदारी जो उन्हें मिली है वो उस पर पूरी निष्ठा के साथ काम करेंगे। इसके साथ ही पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने भी उनको बधाई दी और कहा कि बीकेटीसी के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष घोषित करने के बाद जो अहम जिम्मेदारियां हैं उसको पूरा किया जाएगा और बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति को बेहतर रूप से सुचारू रखने में मदद मिलेगी।
तो बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मेरे जैसे एक छोटे से कार्यकर्ता को ये सेवा करने का एक अवसर और मौका दिया है, जहाँ पूरा ब्रह्मांड जो है कि भगवान बद्री विशाल और केदार जी के आशीर्वाद के लिए हमेशा लालायित रहता है, और मेरे जैसे छोटे से कार्यकर्ता को वहाँ पर सेवा का अवसर दिया है। कल रात ही सरकार ने घोषणा की है, अपने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी, अपने प्रदेश के अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी, अपने संगठन मंत्री आदरणीय अजय जी, हमारे जो विभागीय मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री आदरणीय सतपाल महाराज जी, और सभी वरिष्ठ जन, आदरणीय कोश्यारी जी, आदरणीय निशंक जी, आदरणीय तीरथ जी, हमारे जितने भी पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन सबका मैं आभार व्यक्त करता हूं, और सभी वरिष्ठ जनों का मैं आभार व्यक्त करता हूं। श्री बद्री केदार मंदिर समिति के नवनिर्वाचित जो हमारे पदाधिकारी हैं, उनमें श्री हेमंत द्विवेदी जी अध्यक्ष बने हैं। मैं अपनी तरफ से और राज्य की तरफ से उन्हें बहुत बहुत बधाई देता हूं। श्री विजय कपरवाण जी उपाध्यक्ष बने हैं और श्री ऋषि प्रसाद सती जी उपाध्यक्ष बने हैं। इस समय हमने ये देखा कि काफी रश रहता है, और हमारे जो चारों मंदिर हैं, केदारनाथ, बद्रीनाथ, हेमकुंड साहब, गंगोत्री, और इन सभी मंदिरों के अंदर काफी निर्देशन की जरूरत रहती है। तो इनको देखते हुए हमने 2 नए उपाध्यक्ष दिए हैं। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पदों की घोषणा मुख्यमंत्री धामी ने कर दी है। इस घोषणा के साथ ही कांग्रेस ने सरकार पर आरोप लगाया कि इन पदों की घोषणा चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले ही कर देनी चाहिए थी, जिससे कि चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं को बनाने में मदद मिलती। वहीं कांग्रेस के प्रवक्ता शीशपाल बिष्ट ने 2 उपाध्यक्ष की नियुक्ति पर कहा है कि सरकार ने बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के ऊपर 3 दायित्वधारियों का बोझ डालने का काम किया है। अध्यक्ष मिला, लेकिन बहुत देरी से मिला, क्योंकि कपाट खुलने से पहले अगर बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति में अध्यक्ष होते तो निश्चित तौर पर व्यवस्थाएं सुधारने में मदद मिलती। और अब जब अध्यक्ष मिले हैं तो 2 उपाध्यक्ष साथ में मिले हैं। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति पर 3 दायित्वधारियों का बोझ डालने का काम प्रदेश सरकार ने किया है। और पहले भी बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति केवल अध्यक्ष के भरोसे अच्छा काम कर रही थी, भले ही विवादों से उसका नाता रहा, चाहे 228 किलो सोना पीतल में बदलने का मामला हो, QR कोड का विवाद हो, या श्रद्धालुओं के लिए दर्शन की सही तरीके से व्यवस्था न कर पाने की बात हो। अब देखते हैं 3 दायित्वधारी बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति को किस ऊंचाई पर ले जाते हैं, या फिर से अव्यवस्थाएं ही देखने को मिलती है। धर्मनगरी हरिद्वार आने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। अब हरिद्वार से ही देश के सिद्धपीठ के 3D दर्शन हो सकेंगे। पावन धाम आश्रम में शुरू की गई इस व्यवस्था में यात्री एक नई आध्यात्मिक यात्रा का अनुभव ले पाएंगे। गंगा सप्तमी पर इसका शुभारंभ किया गया है। स्वामी वेदांत प्रकाश ने बताया है कि अत्याधुनिक 3D VR तकनीकी के माध्यम से भक्त पूरे भारत के पवित्र स्थलों के दिव्य दर्शन कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि अभी ज्योतिर्लिंग महाकाल, काशी विश्वनाथ शक्तिपीठ, वैष्णो देवी, अयोध्या राम मंदिर दर्शन, रामवन गमन पथ और जगन्नाथ रथ यात्रा जैसे प्रमुख तीर्थों का अनुभव अब यात्री ले सकेंगे। वहीं इस तकनीकी के सहारे सिद्धपीठ के दर्शन करके श्रद्धालु खासे उत्साहित दिखाई दिए और इसे एक अच्छी पहल बताया है। हमेशा हमारे पूज्य दादा गुरुदेव या पूज्य गुरुदेव का हमेशा उद्देश्य ये रहा है कि कुछ न कुछ नया धार्मिक स्थलों में होता रहना चाहिए। तो आज पावन धाम आश्रम में एक हमने यहाँ पर खोला है, जो 3D के माध्यम से हम यहाँ पर के जो तीर्थ यात्री आते हैं पावन धाम दर्शन करने के लिए, तो यहाँ पे 3D के माध्यम से हमारे जितने भी 12 ज्योतिर्लिंग हैं, माता वैष्णो देवी हैं और हमारे अन्य शक्तियाँ जो पीठें हैं, उनके यहाँ पर डिवाइस के माध्यम से 3D यहाँ उनको दर्शन हुए। जब हम 3D डिवाइस के माध्यम से देखते हैं तो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि हम साक्षात बाबा महाकाल के गर्भगृह में
बैठ करके पूजा अर्चना कर रहे हैं और हमें साक्षात दर्शन हो रहे हैं। हर सिद्धि महामाया के दर्शन किए और साथ में महाकालेश्वर वगैरह उनकी शक्तिपीठ जहाँ जहाँ पे हैं तो उनके बारे में बताया, बहुत अच्छा लगा। उनकी दिव्य आरती, दर्शन और लोगों का कल्याण होते सबका, हमारा भी स्वामी हो गया। उनके दर्शन करके मन बहुत गदगद हुआ, बहुत अच्छा लगा। हरिद्वार के रोशनाबाद से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां वकील की आड़ में छिपे जिहादी चेहरे को हरिद्वार पुलिस ने बेनकाब कर दिया है। आरोपी नाजिम, जो पेशे से एडवोकेट है, उस पर एक हिंदू लड़की से जबरन धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने और होटल में कमरा बुक करके गैंगरेप करने का संगीन आरोप लगा है। पुलिस के मुताबिक पीड़िता ने बताया है कि तनवीर नामक युवक उसे रोशनाबाद में एडवोकेट नाजिम के पास ले गया था, जहां नाजिम ने उसे शादी के लिए इस्लाम कबूलने का दबाव डाला और फिर नेपाल भेजने की बात कही है। इसके बाद उसी नाजिम ने तनवीर के साथ मिलकर होटल में गैंगरेप किया। हरिद्वार पुलिस ने इधर तत्परता दिखाते हुए दोनों आरोपियों तनवीर और एडवोकेट नाजिम को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ जारी है। एक युवती को एक व्यक्ति नाबालिग उम्र से लगभग 8 साल से फंसाकर उसका साथ दुराचार कर रहा था। वह मैरिज कराने के नाम पर उसे एक वकील से मिलाता है, एक अधिवक्ता से मिलाता है, नाजिम मलिक नाम के व्यक्ति से मिलवाता है और वो कहते हैं कि वकील साहब उसे कहते हैं कि तुम्हें धर्म परिवर्तन करना पड़ेगा, तभी तुम्हारी शादी हम करा सकते हैं। इसके धर्म परिवर्तन के नाम पर उन्होंने उनसे कहा कि वहाँ पर पैसे ज़्यादा लग रहे हैं और आपको व्यवस्था करनी पड़ेगी। उन्होंने अपने नाम पर एक रूम बुक कराया एक होटल में और वहाँ जाकर उन्होंने सामूहिक बलात्कार उस युवती का जो हिंदू धर्म से संबंध रखती है उसका सामूहिक बलात्कार किया और इतना पीड़न करने के बाद भी उन्हें जान से मारने की धमकी दी। इसमें वर्तमान में बहादुराबाद थाने में इसमें मुकदमा पंजीकृत हुआ है और मुकदमा पंजीकृत होने के बाद दोनों अभियुक्तों को पुलिस ने कारागार में भेज दिया है। 1 मई को बहादुराबाद कोतवाली क्षेत्र में एक व्यक्ति द्वारा थाने में आके यह बताया गया कि उसकी पुत्री घर से लापता चल रही है। पुलिस क्योंकि मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल पुलिस ने बच्ची का एक मामला होते हुए पुलिस ने तत्काल जितने भी वेयर अबाउट्स हैं उनको चेक किया और जिन भी लोगों के संपर्क में ये लड़की रही थी उनकी गहनता से पूछताछ की गई तो ये बात प्रकाश में आई कि यह बच्ची एक तनवीर नामक युवक के संपर्क में थी और वो इसके साथ शादी करने को झांसे को दिलाते हुए वो इसको यहाँ से भगा के नेपाल जाने के फिराक में था। इसमें इसकी मदद एक वकील नाजिम कर रहा था और उसके द्वारा ही धर्म परिवर्तन की भी बात प्रकाश में आई। पुलिस ने तत्काल जितने भी रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए या लड़की को बस स्टैंड के पास से सकुशल रिकवर किया गया। उस लड़की के बच्ची के बयानों के आधार पर ही इस पर यह व्यक्ति और उसका साथ देने वाले दोनों ही व्यक्तियों के विरुद्ध धर्म परिवर्तन और पोक्सो अधिनियम और 376 की गंभीर धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए दोनों को ही न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। और यहाँ पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। फौरन हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। अगली खबर की ओर रुख करेंगे। नैनीताल में नाबालिग से दुष्कर्म की घटना घटने के बाद जो सामाजिक माहौल बिगड़ा है उसे सुधारने के लिए पुलिस कार्रवाई कर रही है। एसएसपी प्रहलाद मीणा ने कहा है कि बाजार में तोड़फोड़ करने वाले और पुलिसकर्मी से बदसलूकी करने वालों पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है, जिसमें आरोपियों की पहचान की जा रही है। सुनाएंगे। कोतवाली मल्लीताल में एक प्रकरण आता है जिसमें एक नाबालिग बच्ची के साथ में रेप का मामला आया था। उसी समय कुछ स्थानीय लोगों द्वारा थाने के आसपास की कुछ दुकानों में तोड़फोड़ की गई
तथा कुछ लोगों के साथ में अभद्रता की गई। इस मामले में पुलिस ने तत्काल प्रभावी बल प्रयोग करते हुए भीड़ को तीतर बीतर किया एवं शहर में कानून व्यवस्था स्थापित की। इधर दूसरी ओर अवैध खनन के खिलाफ जब प्रशासन सख्ती दिखाता है तो माफिया और भी ज्यादा हिंसक हो जाते हैं। उत्तराखंड के तराई पश्चिमी वन प्रभाग में ऐसा ही एक सनसनीखेज मामला सामने आया। खनन माफियाओं ने पकड़े गए डंपर छुड़ाने के लिए वन विभाग की टीम पर हमला बोल दिया। ऊधम सिंह नगर के तराई पश्चिमी वन प्रभाग क्षेत्र में दरअसल खनन माफियाओं की हिम्मत इस कदर बढ़ गई है कि उन्होंने वन विभाग की टीम को घेर कर जबरन डंपर छुड़ाने की कोशिश की। वन विभाग की टीम, जिसमें एसडीओ, रेंजर, वन सुरक्षा बल के जवान शामिल थे, टीम ने दोनों डंपरों को जब्त करके एक को बन्ना खेड़ा रेंज और दूसरे को पट्टी चौकी ले जाने की कार्रवाई शुरू कर दी है। लेकिन जैसे ही टीम रतनपुरा गांव के पास पहुंची तभी अचानक कुछ गाड़ियां, स्कॉर्पियो, थार और बाइक रास्ता रोककर खड़ी हो गई। ये गाड़ियां डंपर मालिकों और उनके साथियों की थी। इस मामले में तराई पश्चिमी के डीएफओ प्रकाश आर्य ने बताया है कि हमारी टीम ने उन्हें शांत करने की कोशिश की, लेकिन वो झगड़ा करने पर उतारू हो गए थे। ऐसे में स्थिति नियंत्रण से बाहर होते देख एसडीओ ने अपनी सर्विस रिवॉल्वर से डंपरों के टायरों पर गोली चला दी, जिससे डंपर मौके पर ही रुक गए थे और माफियाओं के मंसूबे नाकाम हो गए थे। तराई पश्चिमी वन प्रभाग के द्वारा हम लोग अवैध खनन के विरुद्ध लगातार कार्रवाई करने में लगे हुए हैं और जहां पे भी थोड़ी भी शिकायत मिलती है अवैध खनन की, तुरंत हमारी टीम जाकर के कार्रवाई करती है। ऐसे ही आज हमारी सुरक्षा बल की टीम नीचे जो हमारा ऊधम सिंह नगर का क्षेत्र था वहां पर गश्त में थी, तो उनको अवैध खनन करते हुए 4 वाहन दिखे, तो उनको उन्होंने पकड़ करके अपना चौकी अपनी अभिरक्षा में लेकर के चौकी में लेकर के आ रहे थे, तो कुछ लोगों ने उनको छुड़ाने का प्रयास किया। तो उसी के प्रयास को विफल करने के लिए उनके टायर, गाड़ियों के टायर में उन्होंने फायर करके उसको टायर बर्स्ट किए, जिससे कि वो ले ना जा सके, और उसके बाद वो गाड़ियां हमने अपने कब्जे में ले ली। उसको कार्रवाई की जा रही है। निश्चित तौर पर जो गाड़ियां जो भी उनका रजिस्ट्रेशन है वन निगम के साथ में, उसको कैंसिल करने के लिए और उसको निरस्त करने के लिए वन निगम को कल इस पर पत्र लिखा जाएगा। और आगे भी इनके विरुद्ध अगर कोई इस तरह की घटनाएं अगर वो लोग करते हैं तो और भी पुलिस में एफआईआर कराने की तैयारी। उत्तराखंड पुलिस, उत्तराखंड राज्य आपदा प्रतिवादन बल की 20 सदस्यीय पर्वतारोही टीम ने उत्तरकाशी के नीलांग वैली स्थित नीलापानी क्षेत्र की 6054 मीटर ऊंची चोटी फतेह कर ली है। इस दुर्गम और अब तक अविजित चोटी का आरोहण करके एसडीआरएफ ने नया कीर्तिमान रच दिया है। पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ ने कहा है कि टीम ने जिस साहस और समर्पण का प्रदर्शन किया है वो उत्तराखंड पुलिस बल के लिए गर्व की बात है। उन्होंने एसडीआरएफ के सभी सदस्यों को इस सराहनीय उपलब्धि के लिए बधाई दी है। वहीं एसडीआरएफ के पुलिस महानिरीक्षक अरुण मोहन जोशी ने कहा कि नीलापानी क्षेत्र के इस दुर्गम चोटी पर एसडीआरएफ टीम का सफल आरोहण बल की उत्कृष्ट तैयारी, टीम भावना और पर्वतारोहण क्षमता का प्रत्यक्ष प्रमाण है। डोईवाला से खबर, जहां डोईवाला की माजरी क्षेत्र में पराली में आग लग गई। आगजनी में लगभग 20,000 रुपए की पराली जलकर राख हो गई है। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया है। खबर जनपद ऊधम सिंह नगर के तराई पश्चिमी वन प्रभाग की पतरामपुर रेंज से है, जहां तीर्थनगर बीट में एक बाघ के बच्चे के मिलने के बाद से वन विभाग उसकी देखरेख में लग गया है और विभाग नीरा जंगल में उसकी मां को ढूंढने का प्रयास भी किया जा रहा है। जनपद ऊधम सिंह नगर के जसपुर के तराई पश्चिम वन प्रभाग की पतरामपुर रेंज के तीर्थनगर बीट के जंगलों में 2 दिन पहले दरअसल एक नन्हा बाघ अपनी मां से बिछड़ गया था। गश्ती दलों को जंगल में मिला अकेला नन्हा बाघ, जिसे वन विभाग चौकी ले जाया गया ताकि अन्य वन्य जीवों से उसकी जान बचाई जा सके।
पहले गश्त के दौरान हमारे स्टाफ को में एक बाघ का बच्चा मिला, जिसकी देखरेख की जा रही है तथा डॉक्टर से इसमें राय लेके जो भी डॉक्टर बता रहे हैं उसके हिसाब से उसको देखभाल की जा रही है। तो हमारा पूरा प्रयास है कि वहाँ पर हमने उस एरिया में कैमरा ट्रैप लगा के, जिससे उसकी साइटिंग अगर माँ उस एरिया में आए तो पता चल जाए। इमलीखेड़ा नगर पंचायत के चेयरमैन ने चिकित्सा शिविर का आयोजन किया था, जिसमें मात्र 1.5 घंटे में 35 यूनिट ब्लड डोनेट किया गया है। इसमें गांव के युवाओं के साथ साथ बुजुर्गों और महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। खुद चेयरमैन मनोज सैनी ने भी रक्तदान किया है और गांव के सभी लोगों को रक्तदान के लिए प्रेरित भी किया है। इस मौके पर चेयरमैन ने कहा कि आज उन्होंने रक्तदान शिविर के साथ साथ निःशुल्क चिकित्सा शिविर भी लगाया है, जिसमें लोगों के चेकअप के साथ साथ दवाइयां भी निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही हैं। उन्होंने ये भी बताया कि उनका ये प्रयास आगे भी जारी रहेगा।